अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं मुबारक जावेद। हमारी नशरियात आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख सकते हैं। साथ ही मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी नशरियात जारी हैं। हमारे दोनों चैनल जो हैं इनको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। एक बस कहीं जा रही थी और मुसाफिरों से भरी हुई थी, और सबसे जो आगे सीट थी ड्राइवर के साथ, उसमें एक बंदा उठा और कहने लगा कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूं, मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर मैं आपको एक वाकया बयान करना चाहता हूं। आप मेरा वाकया जो है वो गौर से सुन ले तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लोगों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो वो कहने लगा कि मेरी बीवी कुछ देर सा पहले उसकी वफात हो गई है और मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, मुझे कोई गुर्दों का प्रॉब्लम है, कोई उसने कोई 2 4 10 20 बीमारियां बताई अपनी। क्या लगा मेरी एक बेटी है और ये मेरे साथ ही है, तो माशाल्लाह ये तालीम याफ्ता भी है, खूबसूरत भी है और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इसकी मैं शादी कर दूं और फिर मैं आसानी से इस दुनिया से जा सकता हूं। ये कहानी उसने काफ़ी वसी तरीके के साथ बयान की, अपने मसाइल से भी कहा किया कि मेरी जायदाद भी काफ़ी है, वो सारी लड़की की है और मैंने कौन सा साथ लेके जाना, सब कुछ इतने गाने हैं और ये चीज़ें हैं, भैंसे हैं, पता नहीं क्या क्या बताया। बहरहाल बात सुन के सबसे पीछे जो सीट थी वहां से एक बंदा जो है वो खड़ा हो गया, कहने लगा जनाब हमें किसी जायदाद की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें आपकी बेटी आपने दे देनी है तो और क्या रह जाना है। मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ तय करता हूं और बेटा भी साथ मौजूद है। तो ये जनाब बादशाहों ने जब देखा तो बड़े हैरान, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी, ये देखें नेक लोग है कि एक बंदे ने कहा कि बेटी का रिश्ता चाहिए तो दूसरे ने खड़े होकर कह दिया जी ठीक है। और इसी तरह एक दाढ़ी वाला और खड़ा हो गया बस के सेंटर से, वो कहने लगा जनाब कि मैं बहुत खुश हुआ कि माशाल्लाह दोनों फैमिली जो इनका जैसे रिश्ता हो रहा है, तो आप लोग खुश नसीब है और ये सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं इस सफ़र को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी ज़िंदगी जो है इसी तरह इबादत करते गुजरी और मैं तहज्जुद गुजार हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, मगर ऐसा वाक़या कभी मेरे सामने नहीं आया। मैंने बेशुमार निकाह भी पढ़ाए, ऐलान किया निकाह का, मगर जो आज मैंने चमत्कार देखा है कहीं नहीं देखा। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है और इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना इस दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाता। लोगों ने वो मौलवी साहब की बात तो इज्जत से सुनी, उन्होंने कहा वाह जी आप बहुत पहुंचे हुए मौलवी साहब है। मौलवी साहब ने और भी कुछ 4 लफ्ज़ मक्खन लगा के वो भी बता दिए और अपनी भी तारीफ करते रहे कि जितने भी निकाह जितने ऐलान किया, जितने निकाहों का ऐलान किया है उनमें कभी तलाक नहीं हुई, वो बड़े कामयाब रहे। और आज ये जो मैं अभी निकाह का ऐलान करने वाला हूँ ये भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और एक ज़बरदस्त तरीके के साथ ये तरक्की भी करेंगे, इनको औलाद भी मिलेगी, नूरीना औलाद भी मिलेगी। वो काफ़ी दुआएं शुआएं मौलवी साहब ने भी दी। फिर वो जनाब अली ना उन्होंने कहा जी इसी बस में आज निकाह होगा। वो जनाब अली उन्होंने मौलवी साहब खड़े हो गए, उन्होंने निकाह पढ़ा दिया, ऐलान कर दिया। एक बंदा फौरन उठा, उसने एक टोकरी पकड़ी हुई थी, कहता ये मिठाई में लेके जा रहा था, कहीं जाना था मैंने शादी पे, मगर ये ज़बरदस्त जो मौका मैंने आज देखा, इतना पुरअमन और वो ईमान अफरोज हालात जो मैंने देखे कि कोई बाजा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, और बड़ी सादगी के साथ इनका निकाह हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं इतना खुश हूँ
कि मिठाई तो अगली दुकान से फिर लेके मैं ले जाऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों को मैं खिलाऊं। तो वो जनाब मिठाई का वो टोकरा, जिस तरह पाकिस्तान में एक स्टाइल होता है, वो लेके तो हर एक के सामने गया और उसको पेश की मिठाई। और सबको, अगर कोई कहे कि मुझे शुगर है तो वो कहे नहीं, खुशी का मौका, आप थोड़ी सी तो लेना, वरना आप सवाब में शामिल नहीं हो सकेंगे। इतना माशाल्लाह आज मुबारक दिन है। तो इस तरह सबको मिठाई पेश की गई। ड्राइवर कहने लगा नहीं, मैं नहीं खाता मिठाई, इतनी पसंद नहीं करता, मैं कढ़ाई गोश्त खाता हूँ। और उसने अपनी ख्वाहिश बताई तो उन्होंने कहा वो भी मिलेगा आपको, कढ़ाई गोश्त भी मिलेगा। अगले जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके वो भी आपको खिला देते हैं, पूरी बस को खिलाएंगे, लेकिन मिठाई तो खाओ। उसने भी मिठाई खा ली और फिर वो पूरी बस जो थी, क्योंकि उस मिठाई में नशा था, तो वो पूरी की पूरी सो गई और वो सारा सामान उड़ा के, तो वो पूरा एक गैंग था जो लड़की आला, लड़के आला, वो दूसरा तीसरा जो भी मिले हुए थे, लेके चले गए। और जब उनको होश आई तो सब कुछ उड़ चुका था। नाज़रीन, हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिसके लिए आपके इल्म में कितनी कुर्बानियां दी, कुछ उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। आप देख रहे हैं 70 साल से पाकिस्तान में ऐसे ही ग्रोह आते हैं, आपको नशे पे लगाया हुआ है, वो खुद माल लूट के गायब हो जाते हैं। एक दफ़ा नहीं होता, बारी बदलती है, नई टीम आ जाती है, कभी किसी टीम का कैप्टन बदल जाता है, टीम वही रहती है, मगर पाकिस्तान से जो माल है वो गायब हो जाता है। और अवाम को नशे पे लगाया हुआ है, अवाम को यही बताया हुआ है कि आपके दिन जल्द अच्छे आ जाएंगे, मगर इससे कोई सियासत से इसका कोई तल्लुक नहीं है। आज चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ होंगे पाकिस्तान से, उनसे कुछ सियासी सूरत हाल भी बात करेंगे, कुछ ये भी पूछेंगे कि वहाँ पे जो आजकल वो जो तरीके लबैक वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। और इसके साथ बातचीत शुरू करते हैं, चलते हैं पाकिस्तान चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हालात जा रहे जनाब? मुबारक हो, बहुत बहुत मैच जीत लिया माशाल्लाह। जी जी, आपको भी बहुत मुबारक हो, बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है पाकिस्तानी टीम ने, माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी की बात है जी। अच्छा ये बताइए कि क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान, लाहौर और इधर उधर? सुना है काफी मसाइल पैदा हो रहे हैं, तरीके लबैक वाले जो हैं वो ट्रबल पैदा कर रहे हैं। जी, टीएलपी की जो लॉन्ग मार्च किया था अपना, उन्होंने जो अपना धरना दिया था, वो इस वक्त मुरीदखे में बैठे हुए हैं। अच्छा। और कल मुज़ाकराती टीम जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए थे, जिसके बाद वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी तमाम हमारे मामला तो सेटलमेंट हो गई है, तय पा रहे हैं, हम 4th शेड्यूल पर भी गौर करेंगे और इनके खिलाफ जो FIR हुई है उसको खत्म कर देंगे और हम इनके लिए आसानी पैदा करेंगे। तो ये जो तरीके लबैक के तर्जुमान है मजलिस शूरा के सरवर शाह साहब, उनके मुताबिक हम मंगल की शाम तक मुरीदखे में स्टे करेंगे। तो जैसे ही हमारे जो लीडर हैं अल्लामा साद रिजवी साहब, वो हमें कॉल करके बता देंगे कि हम यहाँ से वापस चले जाए तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो अगर उनकी तरफ से हमें कॉल ना आई और हमारे मुतालबत पूरे ना हुए तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अच्छा, ये हर 2, 4, 6 माह बाद फिर इस तरह जिंदगी चलती रहेगी कि कभी लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, कभी ब्लैकमेल शुरू कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ? बहरहाल जी, इस तरह जिंदगी गुजरती रही है तो ये तो बड़ी परेशानी का एक बाइस बन जाती है सारी आवाम के लिए। लेकिन बात बातें हैं जिसमें हुकूमत से डायरेक्ट मुलव्वस है, उनको ये बात माननी चाहिए। बात जगह पे जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको भी बात माननी चाहिए, क्योंकि सियासी जमात के जो सरबराह हैं उनको पुलिस ने तकरीबन 4-5 माह से पकड़ा हुआ है, जबकि अदालत ने उनकी बरियत की
दरखास्त मंजूर कर दी, जिसके बावजूद उसको नहीं छोड़ा गया, तो जाहिर है उनके पास फिर एक ही रास्ता है कि हम एहतजाज करके सड़कों पे आए। तो हुकूमत को चाहिए कि जो बात आपस में मुज़ाकराती कमेटी बैठ के तय करती है और जो आपस में मुआहदा करती है, उस मुआहदे का पास जारी करें। अगर एक फरीक कहता है कि मैं इस तरह चलूंगा, तो उसकी भी बात माननी पड़ेगी, और जो दूसरा फरीक कहता है उसकी भी बात माननी पड़ेगी। जब आप एक दूसरे के साथ अहद शिकनी करेंगे, एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे, तो फिर इस तरह की सूरत पैदा होगी जो कि सारे मुल्क के लिए बहुत तकलीफ का बायस है। इंटरनेशनल तौर पे दुनिया पूरी देखती है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में कैसे हालात पैदा हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ आप निकल नहीं सकते, बाहर नहीं आ जा सकते, फायरिंग होती है, तमाम मामलात होते हैं, तो उसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर ये बताइए कि अगर ये जैसे इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, तो ये अगर आम आदमी हो या आम कोई हो तो उसमें तो इन्हें अदालत नहीं लग जाती? जी बिल्कुल, तो हीने अदालत लग जाती है। यही बात उन्होंने बार बार भी की है कि अदालत का फैसला ना मानना तो हीन है, लेकिन उस वक्त आवाज कोई भी नहीं उठाता। जबकि एक हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया पिटीशन के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, तो फिर हुकूमत को ये चाहिए था कि आप उनको उस फैसले के मुताबिक रिलीज कर दें। जबकि ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी कबीना का इजलास बुलाते हैं और कैबिनेट के अंदर ये फैसला रखते हैं कि हम इस तरीके से ये जो बातचीत है कि फैसले के खिलाफ हम उसको नहीं, नजरबंदी का तो नहीं खत्म कर सकते, उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस तरह मुल्क में बदअमनी पैदा होती है। तो ये जो तमाम मामला है ये फिर एक फसाद की तरफ चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल तो अदालत है, इसको ये लगती है कि ये बात आपने अदालत की नहीं मानी, तो आपको चाहिए था कि आप इसकी बात को मानते। अच्छा सर ये बताइए कि अगर ये आपस में जो मुआहदा होता है उस पर अमल करते, अगर दोबारा खिलाफ वर्जी कोई करे तो दोबारा भी तो गिरफ्तार किया जा सकता है ना, या नजरबंद किया जा सकता है? जी बिल्कुल 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 किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अच्छा ये खुर्शीद शाह की जमानत होगी या 2 साल बाद, कोई वो थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल, वो नैब के केसेस में मुलवस किया गया था और उसके सारे मामला इस तरह के थे कि वो कि जी ये इन्होंने करप्शन की है, पैसे खाए हैं। अब वो 2-2.5 साल उनका केस चलता रहा, तो अदालत जो है वो प्रूफ नहीं कर, वो जो लोग हैं वो ये प्रूफ नहीं कर सके कि जो इनके ऊपर एलिगेशन लगी है। तो इतनी देर गुजरने के बाद जब बेल हो जाती है तो ये उनके हाथ में बड़ी अच्छी बात होती है कि देखे जी हुकूमत के लोगों ने हमें सियासी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, हमारे से सियासी इंतकाम लिया गया, हमें गिरफ्तार किया गया, अब अदालत ने हमें जमानत दे दी, अब हम सुरखरू हो गए और बाहर आ गए। तो ये पार्टी के हाथ में बेहतर हो जाता है और हुकूमत की नाअहली साबित हो जाती है, इस लिहाज से कि हुकूमत जो है वो अपना मौकफ पेश नहीं कर सकी कि 2 साल से उनको बंदा गिरफ्तार था, तो उसके खिलाफ सबूत पेश करते ताकि उसको सजा मिलती। तो ये क्या करते हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करते रहते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए इनके पास मवाद नहीं होता। अगर मवाद हो तो फिर कभी भी कोई बंदा अदालत से छूट नहीं सकता, लेकिन इनके इस किस्म के ये रेफरेंसेस होते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा सिकम होते हैं कि वो चीज प्रूफ नहीं कर सकते कि हमने ये काम कहा है या हमने ये इल्जाम लगाया। तो फिर इसका फायदा ये होता है कि अदालत में जब वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो इसी तरह से हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, 1 करोड़ रुपए मुचलके के ऊपर जमानत दे दी, वो अब रिलीज हो गए और वो बाकी पार्टी के काम जो है वो उसी तरह अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर जिस तरह आपने बताया कि गवर्नमेंट कोई अच्छे तरीके के साथ केस पेश नहीं कर सकती, इल्जामात तो इन पे करोड़ों के अरबों के लगते हैं, तो इतने बड़ा गबन किया हो तो बंदे की जमानत तो होती नहीं वैसे। देखिए जी ये तो रेफरेंस दायर हो गया कि इसने 5 अरब 10 अरब या 20 अरब रुपए की करप्शन की है या करोड़ों रुपए की इसने करप्शन की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने करप्शन की है उसको साबित भी तो करना है। वो सबूत पेश किए जाए अदालत में कि ये प्रूफ है, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर इसने करप्शन की है, ये सारे मामला है। तो अगर वो पेश कर देंगे तो फिर अदालत उसके बाद फैसला देगी कि हमने ये आपके खिलाफ ये दरखास्त आई थी, हमने इसके ऊपर वेरिफिकेशन की है, हमने आपकी बात सुनी है, आप गिल्टी पाए गए हैं, इसलिए आपको सजा दी गई है। लेकिन जब खाली रेफरेंस दायर करके उनको अदालत के प्रोसीजर में और पुलिस के प्रोसीजर में घुमाना, वो बड़ी अजीब बात होती है। आप अगर किसी पर इल्जाम लगाया तो उससे साबित भी तो करें अदालत में जाके कि ये इसका सबूत है, ये बात है, आप इसको पकड़े, इसको सजा दें। सबूत वो पेश नहीं करते और इसकी वजह से वो जमानत पे बेल हो जाती है उनकी। अच्छा वैसे एक मैं आपसे थोड़ा सा पूछता हूँ, माशाल्लाह आपकी नजर सियासत पे भी है, हर जगह मजहब पे भी है, ये इतने लोगों पे इल्जामात हैं, पैसे जी इधर के उधर हुए, उधर के इधर हुए, कोई रसीदें नहीं दे सका, आपके ख्याल में अगले 2 साल में किसी को सजा होती नजर आ रही है वहां पे?
नहीं, अभी तो 3 साढ़े 3 साल में तो जो रेफरेंसेस मियां नवाज शरीफ के मतलब और मियां शहबाज शरीफ के मतलब ये जो रेफरेंस दायर किए गए हैं वो इश्तेहारी हो गए हैं, वो सजा हो गई है। अभी तक तो किसी को सजा नहीं हुई। और अगर ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता इश्तेहारी है, तो बाहर जब वो मुल्क से बाहर गए थे तो इसी गवर्नमेंट ने भेजा उनको, इसी गवर्नमेंट ने उनको तरस खाया है। अगर ये इतने समझदार थे तो ये कहते जी हम नहीं जाने दे सकते, हम क्यों किसी को जाने, क्योंकि ये अभी तक तो किसी ऐसे बंदे को हमने आज तक नहीं देखा कि जिसको सजा मिली हो, सियासतदान को जिसने करप्शन की हो। हाँ, छोटे मोटे अफराद जो है उनको पकड़ लिया, सजा दे ली, पकड़ लिया, पैसे दे दिए, 2 4 6 महीने साल केस चला, उसके बाद लोगों का ध्यान केस से हट गया, बाद में पैसे देकर सेटलमेंट कर दी और केस खत्म हो गया। कई ऐसे केसेस बने जहाँ पे मुद्दई जो होते हैं वो दरखास्त दे के जब केस चलता रहता 6 महीने साल 2 साल गुजरे, बाद में आपस में पैसे को लेन देन किया, केस वापस ले लिया, बात खत्म हो गई। तो अभी तक किसी को सजा नहीं हुई और ना ये लगता है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा लाहे अमल नजर आ रहा है कि जिसके सियासतदान ये जो करप्शन करने वाले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, उनको सजा मिली हो या आगे मिल सकती हो। अच्छा, तो आपके ख्याल में अगर इनको सजा नहीं होगी तो जो इंतखाबात होंगे ये दोबारा हिस्सा लेंगे उसमें? जी बिल्कुल लेके, ये अक्सर पेशतर ऐसे ही होता है कि एक पार्टी है जो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होती है, उसके अफराद शामिल होती हैं। मैं नून लीग से मैं नून लीग से पीटीआई में चला गया हूँ, तो ये लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ अपनी वो क्या कहते हैं कि जगह बदलते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते रहते हैं। कभी बाप ने हिस्सा ले लिया, कभी बेटे ने हिस्सा ले लिया। बेटा पीटीआई से है, बाप नून लीग से है, एक तरीके इंसाफ से है तो दूसरा तीसरी पीपल्स पार्टी से। तो ये सारे काम इस तरह चल रहे हैं और इसी तरह चलते रहेंगे। एक मखसूस तबका ही है जो सामने आ रहा है, जो सियासतदानों का और जगीरदारों का तबका है। ये वही खानदान है जो मुसलसल 70 72 साल से हुकूमत कर रहे हैं और यही वो लोग कभी तब्दीली की शक्ल में कोई नया बंदा अभी तक सामने नहीं आया। यही पीपल्स पार्टी जो पहले भी हुकूमत कर चुकी है, यही नून लीग है जो पहले हुकूमत कर चुकी है। हाँ, अभी इस बार तरीके इंसाफ को मौका मिला था कि वो अपने 5 साल पूरे कर रही है, तो जिस तरह का उसका रवैया है, लोगों का जो एटीट्यूड इस हुकूमत के मुतल्लिक है वो बहुत बुरा है। लोग तो अब क्या कहते हैं कि सवाए गालियां देने के और बददुआएं देने के कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा पीटीआई अगर सामने आती है तो उसको कोई अच्छा मौका मुस्तकबिल में मिलेगा। लोगों का जो रवैये हैं और लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत हद तक चला गया है। अच्छा सर, ये वाकयात भी देखने में सोशल मीडिया पे आए कि लोग कोई रिक्शे को आग लगा रहा है, पेट्रोल महंगा है। तो पेट्रोल तो पूरी दुनिया में महंगा हो गया, कोई पाकिस्तान में तो नहीं केले हुआ है, इंग्लैंड में भी या जर्मनी में भी प्राइस ऊपर गई है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। उससे यूरोप, लंदन, जर्मनी, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक में बिल्कुल वो सारा कुछ बढ़ गया है। पेट्रोल की बात तो चलो आपने कह दी है, लोग इस बात को नहीं फॉलो कर रहे कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन वो जब उनसे इस बारे में बात की जाती है, तजिया दिया जाता है, तो वो कहते हैं पेट्रोल तो इंटरनेशनल तौर पर हम खरीदते हैं तो महंगा हो गया। चलो मान लिया, आटा जो है वो क्यों महंगा है, चीनी हमारे मुल्क की है वो क्यों महंगी है, दालें हमारे मुल्क की है वो क्यों महंगी है, घी हमारे मुल्क का वो क्यों महंगा है, कुकिंग ऑयल क्यों महंगा है, साबुन यहाँ का है वो क्यों महंगा है, हमारे खाने पीने की जरिया मुआश की चीजें वो किस लिए महंगी है। चलो पेट्रोल को साइड पे कर दे, जो बाकी महंगाई है उसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब क्या पेश कर। बहुत शुक्रिया सर, आपने 9 बजे टीवी को टाइम दिया, फिर भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू जी। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा, और मसला ये होता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, और जो चीज़ें भी आपको इल्म में है कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाती हैं उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। जुड़े रहे 9 टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।